मेरी शादी को अभी 1 साल ही हुआ था कि मेरे पति बीमार रहने लगे। वह इतना बीमार रहने लगे कि सब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। मैंने शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से अपने पति का इलाज करवाया, मगर किसी भी डॉक्टर ने कोई उम्मीद नहीं दिलाई। उन सबका यही कहना था कि ये बस अब कुछ दिनों के ही मेहमान हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, उनकी हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। मुझे अपने पति की एक बात पर बहुत गुस्सा आता था। वह रोज रात को मुझे अपने पास बुलाते और फिर मुझे एक फोटो दिखाकर कहते कि मेरी मौत के बाद तुम इससे शादी कर लेना। उस तस्वीर को देखकर मेरी तो रूह ही कांप जाती थी और मेरा खून खौलने लगता था, क्योंकि वह तस्वीर तो एक 70 साल के बूढ़े की थी और मैं बस 22-23 साल की जवान लड़की। मुझे अपने पति की ये बात सुनकर बहुत दुख होता था। मैं भगवान से उसकी लंबी जिंदगी की प्रार्थना करती थी, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी। एक दिन मेरे पति का फिर देहांत हो गया और मैं विधवा हो गई। उस वक्त मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मैं अपने गम से निकली भी नहीं थी कि मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, अब तुम जल्दी से उस आदमी से शादी कर लो जिससे तुम्हारा पति कहा करता था। मैं उनकी ये बात सुनकर हैरत से उन्हें देखने लगी। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरन मुझे फिर उस आदमी से शादी करनी पड़ी। शादी की रात जब मेरा दूल्हा मेरे कमरे में आया तो उसे देख करके मेरी तो चीख ही निकल गई, क्योंकि वह तो मेरा, लेकिन वो बूढ़ा तो जैसे भरा पड़ा था। इसलिए उसने तो कोई इंतहा ही नहीं रखी। मेरा नाम कामना है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और एक मिडिल क्लास घर से थी। मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि वह मेरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि पापा, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। अपने माँ बाप की मैं बहुत लाडली थी और वह मेरी सारी बातें मानते थे, इसीलिए ये बात भी उन्होंने मान ली। उसके बाद मेरे माँ बाप ने मुझे आगे पढ़ने की इजाजत दे दी। साथ में ही मैंने एक ऑफिस में जॉब करना भी शुरू कर दिया था। ऑफिस में सारे लोग बहुत अच्छे थे और सबसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। जब मैंने पहली बार अपने बॉस को देखा तो मैं उन्हें देखती ही रह गई, क्योंकि वह एक बहुत हैंडसम और जवान लड़का था। वहां पर ऑफिस की सारी लड़कियां ही उसके आगे पीछे घूमती रहती थीं और वह बहाने बहाने से उनके कैबिन में जाती और फिर कुछ लड़कियां तो उनसे शादी करना भी चाहती थीं। मुझे भी वह बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन मैंने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जिससे कोई मेरे चरित्र पर उंगली उठा सके, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझ पर भरोसा करके मुझे जॉब करने की इजाजत दी थी और मैं उनका भरोसा किसी भी हाल में तोड़ना नहीं चाहती थी। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती थी जिससे मेरे माँ बाप की इज्जत पर कोई आंच आए। मैं सोचती थी कि अगर भगवान ने मेरी किस्मत में इस लड़के को लिखा है तो वह खुद ही इसके दिल में मेरी मोहब्बत को जगा देंगे, क्योंकि जोड़े तो आसमान से बनकर आते हैं। उस लड़के का नाम रजत था। वह एक बहुत अच्छा इंसान था। मेरी रजत से ज्यादा बातचीत तो नहीं होती थी। जितनी भी होती थी बस काम के बारे में ही होती थी। जब भी वह मुझसे या किसी लड़की से बात करते थे तो हमेशा नजरें झुकाकर ही बात करते थे और तो और लड़कियों की बहुत इज्जत भी करते थे। मैं भी यही चाहती थी कि मेरे पति एक शरीफ इंसान हो जो औरतों की हमेशा इज्जत करना जानता हो। इसी दौरान मुझे और रजत को ऑफिस के काम के सिलसिले में कई बार दूसरे शहर में कुछ दिनों के लिए जाना पड़ा और मेरी और उनके बीच में जो दूरियां थीं वह नजदीकियों में बदलने लगी। फिर एक दिन रजत ने मुझसे कहा कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैं तो पहले से ही रजत को पसंद करती थी और उससे शादी करना भी चाहती थी। मेरे दिल ने कहा कि मैं उसे हाँ कर दूं, लेकिन मैंने फिर उससे कहा कि मैं अपने माता पिता की मर्जी के बगैर आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। अगर वह इस रिश्ते के लिए राजी हो गए तो फिर मुझे भी कोई ऐतराज नहीं होगा। रजत ने भी कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से पूछ लेना, वह कहेंगे तभी हम दोनों शादी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। मैंने अपने माता पिता को सारी बात बताई और रजत के बारे में भी बताया कि वह एक अच्छा इंसान है, तो वह झट से राजी हो गए। मैंने रजत को बताया कि मेरे माता पिता हमारी शादी के लिए राजी हैं, तो वह बहुत खुश हुआ। लेकिन मुझे ये सुनकर बहुत हैरत हुई कि रजत के पिताजी हमारी शादी के लिए नहीं मान रहे हैं। रजत अक्सर अपने माता पिता के बारे में बताता था। मुझे लगता था कि वह मान जाएंगे, लेकिन उन्होंने शायद रजत के लिए कोई और लड़की देख रखी थी जिससे वह रजत की शादी करवाना चाहते थे। रजत अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। वह उनकी मर्जी के बगैर मुझसे शादी नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने मुझसे कहा कि जब तक उसके माता पिता नहीं मान जाते मुझे इंतजार करना होगा। मैंने भी कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता को मना लो, मैं तुम्हारा जिंदगी भर इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। रजत ने अपने माता पिता को हर तरीके से मनाने की कोशिश की। आखिर में उसने कह दिया कि अगर उसकी मुझसे शादी नहीं हुई तो वह किसी और से भी कभी शादी नहीं करेगा। और फिर इसके बाद आखिरकार उसके माँ बाप को भी उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा और वह हमारी शादी के लिए मान गए। वह लोग हमारे घर रिश्ता लेकर आए थे। रजत की माँ मुझे देखकर खुश हुई
और कहने लगी कि मेरे बेटे की पसंद तो बहुत अच्छी है। रजत की माँ की बात सुनकर मेरे दिल को कुछ तसल्ली मिली थी कि चलो मैं कम से कम उनको पसंद तो आ गई, क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि कहीं उन्होंने मुझे देखने के बाद स्वीकार करने से मना कर दिया तो फिर क्या होगा। कुछ दिनों के बाद मेरी और रजत की शादी हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। शादी की रात जब रजत मेरे कमरे में आया तो मुझे देखकर मेरी बहुत ज्यादा तारीफ करने लगा और कहने लगा कि आखिर मोहब्बत की जीत हुई और आज हम दोनों एक हो ही गए हैं। रजत ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर उसने अपनी जेब से निकालकर एक बॉक्स मेरे आगे किया। मैंने उसे जब खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत डायमंड का सेट था। मैंने रजत से कहा कि ये तो बहुत खूबसूरत है। उसने कहा वो तो है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं है। रजत की ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। रजत ने मुझसे कहा कि तुम मेरे माता पिता का बहुत ख्याल रखना, उन्हें बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह ही समझना। अगर वह तुम्हें कुछ कह भी दे तो तुम उन्हें जवाब मत देना। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें हमारी शादी के लिए राजी किया है। अब मैं नहीं चाहता कि वह तुमसे किसी भी बात को लेकर नाराज हो। मैंने कहा तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। शादी के कुछ दिन के बाद ही हम अपने हनीमून पर चले गए। मेरे पति मुझ पर दिल खोलकर खर्च करते थे, मुझे हर रोज महंगे महंगे गिफ्ट लाकर देते। हनीमून से आने के बाद मैंने अपनी सास से कहा कि अब मैं घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लूंगी, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। वह कहने लगी घर के सारे काम नौकर करते हैं और खाना मैं बना लिया करती हूँ, तो तुम घर संभालने की फिक्र मत करो। मैंने उनकी बात सुनकर सिर हिला दिया। मैं घर में सारा दिन फ्री रहती थी, इसीलिए रजत ने मुझसे कहा कि मैं फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लूं। उससे मेरा दिल भी लगा रहेगा और समय भी कट जाएगा। मैंने अगले दिन से ही ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अब मैं और मेरे पति साथ में ऑफिस जाते थे और साथ में ही घर वापस आते थे। हम लोग खाना भी साथ ही खाते थे। रजत मुझे अक्सर घुमाने लेकर जाते और शॉपिंग पर भी ले जाया करते थे। कभी कभी मुझे लगता था कि मेरे ससुराल वाले मुझसे खुश नहीं है। जब मैं ये बात रजत से कहती तो रजत मुझसे कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी एक ननद भी थी, जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करती या अपने साथ कहीं बाहर ले जाने को कहती तो मेरी सास फौरन मना कर दिया करती और कहती कि तुम अपने पति के साथ जाना, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अपने पति के साथ ही घुमा फिरा करो। मुझे उनकी ये बात बहुत अजीब लगती थी, लेकिन मैंने उनकी इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी। लेकिन भगवान ने मेरे नसीब में बहुत कम खुशियां लिखी थी। एक दिन अचानक मेरे पति की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो मेरे ससुर उनको हॉस्पिटल लेकर चले गए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अचानक उन्हें क्या हो गया है। जब वह घर वापस आए तो मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर ने क्या बताया है। उन्होंने मुझसे कहा कि रिपोर्ट्स करवाई गई हैं जो कल आएंगी। अगले दिन मैंने उनसे फिर से पूछा कि रिपोर्ट में क्या आया है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि पिताजी रिपोर्ट लेकर आएंगे। अब अक्सर ही मेरे पति की अचानक तबीयत खराब हो जाती थी और मेरे ससुर जी उन्हें अस्पताल लेकर जाते थे। मैं अपने ससुर से कहती कि मैं भी साथ चलूंगी तो वह मुझे मना कर देते थे। जब भी मैं अपने पति से उनकी रिपोर्ट्स के बारे में पूछती तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना दिया करते थे। अब मेरे पति की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। जब मैं उनसे पूछती कि आपको क्या बीमारी हुई है तब भी वह मुझे कुछ नहीं बताते, इसीलिए कि मैं कहीं परेशान ना हो जाऊं। अब उन्हें अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं रहा था। एक रात उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे कहने लगे मेरी मौत का कोई भरोसा नहीं, मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना। मैंने उनसे कहा कि आप ये क्या कह रहे हैं, आप भगवान पर भरोसा रखिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। वह मुझे रोज यही बात कहते थे। उन्होंने मुझे अपनी जेब से एक फोटो निकाल कर दिखाई और कहने लगे कि मेरे मरने के बाद तुम इस आदमी से शादी कर लेना। वह फोटो देखकर मेरी रूह कांप गई क्योंकि वह एक 70 साल के बुढ़े की थी, लेकिन उसकी शकल ठीक से समझ नहीं आ रही थी और मैं तो अभी सिर्फ 24 साल की जवान लड़की थी और मेरी और उसकी शादी तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं थी। उस वक्त जब मैंने अपने पति के मुंह से इस तरह की बात को सुना तो ये सुनकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ था। मैं हर रोज भगवान से इस बात की प्रार्थना करती थी कि वो मेरे पति को जल्द से जल्द ठीक कर दे, लेकिन भगवान ने मेरी कोई प्रार्थना नहीं सुनी। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका मुझे डर लग रहा था। आज सुबह से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसीलिए मैं ऑफिस नहीं गई थी। उस दिन मेरे पति की तबीयत कुछ बेहतर लग रही थी तो उन्होंने कहा कि आज मैं ऑफिस चला जाता हूँ, कम से कम घर से इसी बहाने थोड़ा बाहर तो निकलूंगा तो मेरा दिल भी बहल जाएगा। मैंने उनसे बहुत मना किया लेकिन फिर भी वह ऑफिस चले गए। उनके जाने के तकरीबन 2 घंटे के बाद ही मेरे पास फोन आया कि मेरे पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और वह अस्पताल में है। ये सुनते ही मैं जिस हाल में बैठी थी वैसे ही अस्पताल की तरफ भागी। जब मैं हॉस्पिटल गई तो मैंने देखा कि मेरे पति की आखिरी सांसें चल रही थी।
अपने आखिरी समय में भी उन्होंने मुझसे यही कहा कि मेरे मरने के बाद तुम उस आदमी से शादी जरूर कर लेना, ये मेरी आखिरी इच्छा है, तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम है। और ये कहने के बाद उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। मैं तो जैसे वहीं बैठे बैठे पत्थर की बन गई थी। मैंने अपनी सुध-बुध भी खो दी थी। मुझे अपने जवान पति की मौत का यकीन नहीं आ रहा था। मेरा दिल ये बात कबूल करने को तैयार ही नहीं था कि वह मुझे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं। अब हर समय मैं अपने कमरे में गुमसुम पड़ी रहती और उन्हें याद करती रहती। मेरा दूसरी शादी करने का कोई इरादा ही नहीं था, बल्कि मुझे तो अपना खुद का ही होश नहीं था। दूसरी शादी कहाँ से करती? मेरे पति की मौत को अभी कुछ दिन ही हुए थे कि मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि अपनी दूसरी शादी की तैयारी कर लो। उनकी ये बात सुनकर मैंने उनको हैरत से देखा और उनसे कहा कि मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूंगी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे पति ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी थी और कहा था कि मेरे मरने के बाद इसकी दूसरी शादी करवा देना। उनकी ये बात सुनकर मुझे अपने पति की कही हुई बात याद आ गई। वह कहने लगी कि मैं अपने मरे हुए बेटे की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। उन्हें देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि उन्हें अपने जवान बेटे की मौत का कोई भी गम है। अगर होता तो वह मुझे दूसरी शादी करने के लिए मजबूर नहीं करती। मेरे पति के देहांत के बाद मेरे माता पिता मुझे लेने आए तो मेरी सास ने कहा कि अब ये हमारी बेटी है और इसकी सारी जिम्मेदारी भी मेरी ही है। मैं अपने माता पिता के साथ जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पति की कसम ने मुझे यहाँ पर रोक कर रखा था। मैं ये शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों के बाद ही मेरी सास ने मेरी शादी करवा दी। मेरी शादी वाले दिन लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। वह सब कह रहे थे कि पति की मौत को तो अभी दिन ही कितने बीते थे और इसको देखो कैसी बेशर्म है, इस तरह से दुल्हन बनी बैठी है। लेकिन उनकी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैं तो खुद पत्थर की मूरत बनी वहां बैठी थी। रात को मेरी ननद मुझे मेरे कमरे में छोड़कर चली गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। जब मेरा पति मेरे कमरे में आया तो उसे देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरा दूसरा पति कोई और नहीं बल्कि मेरा ससुर ही था। मैं चीखते हुए बेड से उतरी तो तभी मेरे ससुर मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि तुम डर क्यों रही हो? तुम्हारी दूसरी शादी मुझसे ही हुई है और अब से मैं ही तुम्हारा पति हूँ। मेरे पहले पति ने मुझे उसकी तस्वीर तो दिखाई थी, लेकिन मैंने वह फोटो ज्यादा गौर से नहीं देखी थी, इसीलिए मैं पहचान नहीं पाई थी। लेकिन आज उसे असलियत में अपने सामने देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अपने ससुर से कहा कि मैंने आपसे मजबूरी में शादी की है। आप मेरे पति के पिता हैं। मैं आपके साथ ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती। मैंने हमेशा से आपको पिता समझा है। कमरे में शोर सुनकर मेरी सास हमारे कमरे में आ गई और कहने लगी कि ज्यादा हंगामा मचाने की जरूरत नहीं है। अब तुम ही उनकी पत्नी हो और वैसे भी रजत हमारा बेटा नहीं था। हमारी कोई औलाद नहीं हो रही थी, इसीलिए हमने उसको गोद लिया था। और ये बात रजत भी जानता था कि वह हमारा सगा बेटा नहीं है। इसीलिए उसने मुझे ये हक दिया था कि मैं तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से जहां चाहूं कर दूं। इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी अपने पति से करवा दी है, ताकि तुम हमेशा इसी घर में रहो। रजत नहीं चाहता था कि तुम कभी भी ये घर छोड़कर जाओ। उसकी आखिरी इच्छा यही थी। मुझे अपनी सास की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रजत ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरी सास कहने लगी, मैं रजत से बहुत मोहब्बत करती थी, उसे अपना बेटा ही मानती थी। इसीलिए मैंने उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए अपने पति की शादी तक तुमसे करवा दी। तुम्हें तो हमारा उल्टा एहसान मंद होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी खातिर अपने पति तक को छोड़ दिया, लेकिन तुम हो कि उल्टा हम पर ही चढ़ रही हो। मैंने कहा आप दोनों मेरे कमरे से चले जाइए। वो दोनों नाराज होते हुए मेरे कमरे से बाहर चले गए और मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। जो राज आज मेरे सामने खुले थे, उन्होंने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मुझे रजत ने कभी ये बात क्यों नहीं बताई कि ये लोग उसके सगे माता पिता नहीं है। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुकी थी। अब मैं इस मुश्किल से कैसे निकलूंगी पता नहीं। यही सब कुछ सोचकर मैं जोर जोर से रोने लगी। मैंने रजत की फोटो उठाई और उस पर सवाल करने लगी कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कि उसने मुझे अपने प्यार की कसम दी कि मैं दूसरी शादी कर लूं, वह भी उसके ही पिता से। मैं उनको अपने ससुर और बाप का मान देती थी। आज वह मेरे सामने मेरे पति की शक्ल में खड़े थे और मैं ये सब अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मैं सारी रात यही सब कुछ सोचती रही। नींद तो मेरी आंखों से कोसों मील दूर जा चुकी थी। सुबह हुई तो एक नौकरानी मेरे लिए नाश्ता लेकर आई। वह मुझसे कहने लगी कि बड़ी मैडम ने कहा है कि आप नाश्ता कर लें। मैंने उससे कहा कि तुम ये ले जाओ, मुझे नाश्ता नहीं करना। मेरा दिल नहीं चाह रहा। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं इस घर से कहीं दूर चली जाऊं। मैंने सोचा कि मैं ऑफिस चली जाती हूँ, मेरा कुछ दिल ही बहल जाएगा। वैसे भी रात में मेरे ऊपर जो पहाड़ टूटे थे, उसने मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी कि मेरा दूसरा पति मेरे कमरे में आया और मुझसे कहने लगा, आज तुम ऑफिस नहीं जाओगी, घर में ही रहोगी। मैंने उससे पूछा कि क्यों क्यों नहीं जाऊंगी, तो उसने मुझसे कहा कि आज के बाद तुम्हें ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है।
तुम घर में रहकर घर की सारी जिम्मेदारियां संभालो। अब मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हें मेरी हर बात माननी ही पड़ेगी। आज से जैसा मैं कहूंगा वैसा ही तुम्हें करना होगा। ऑफिस के सारे काम मैं खुद देख लूंगा। तुम्हें उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने गुस्से में उसे देखते हुए कहा कि मैं जरूर ऑफिस जाऊंगी। उसने मुझसे कहा, ठीक है, तुम ऑफिस जाओ, लेकिन फिर शर्त यह है कि मैं यहाँ तुम्हारे पास तुम्हारे कमरे में ही रहूंगा। ये सुनकर मेरे पैर तले से जमीन निकल गई। फिर वह मुझसे कहने लगा कि अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ इस कमरे में तुम्हारे साथ नहीं रहूं, तो फिर तुम्हें मेरी हर बात माननी ही पड़ेगी। मैं उसकी ये बात सुनकर डर गई थी और सोचने लगी कि कहीं ये सच में ही मेरे साथ मेरे कमरे में रहने ना आ जाए। मेरा तो उनके साथ एक पल गुजारना भी मुश्किल था। मैं उसे अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैं चुप रही और मैंने ऑफिस जाना बंद कर दिया। अपने ससुराल वालों का बर्ताव देखकर मुझे अब समझ में आने लगा था कि मेरी दूसरी शादी मेरे ससुर से क्यों करवाई गई है। रजत ने अपनी मौत से पहले ये घर और अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। अगर रजत की मौत के बाद मैं यहाँ से चली जाती और किसी और आदमी से शादी कर लेती, तो ये घर और सारी जायदाद इन लोगों के हाथ से चली जाती और ये बिल्कुल भिखारी बन जाते। इसीलिए इन लोगों ने मेरी शादी मेरे ही ससुर से करवा दी, ताकि मैं इसी घर में रहूं और रजत की प्रॉपर्टी भी इन लोगों के हाथ से ना निकले। क्योंकि रजत के असली पिता ने अपने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद रजत के नाम कर दी थी। मेरी सास ही मेरी सौतन बन गई थी। घर में पड़े पड़े मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। मैं ज्यादा बाहर नहीं जाती थी और ना ही किसी से मिलती जुलती थी। मैं हमेशा अपने कमरे में ही रहती थी। नौकरानी मुझे खाना देकर जाती तो मैं खा लिया करती थी, पर मेरी भूख प्यास तो कब की मर चुकी थी। एक दिन जब मैं नीचे किसी काम से गई तो घर के गेट पर वकील साहब को जाते हुए देखा। मैंने अपने पास नौकरानी को बुलाया और उससे पूछा कि वकील साहब यहाँ क्या करने आए थे। तो वह कहने लगी कि बड़े साहब की वसीयत के बारे में बात करने आए थे। मैं अपने कमरे में आ गई। कुछ दिनों के बाद मेरा पति मेरे कमरे में आया और ऑफिस के कुछ पेपर्स पर साइन करवाने को कहने लगा। अब वह रोज कोई ना कोई पेपर्स या चेक मेरे पास लेकर आता और मुझसे कहता कि इस पर साइन करो, और मुझे धमकी देता कि अगर मैंने इन पेपर्स पर साइन नहीं किया तो वह मेरे पास मेरे कमरे में आकर रहने लगेगा। मुझे मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती थी, क्योंकि मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। अगर कभी मैं पेपर्स पर साइन करने से मना कर देती थी तो वह मुझे धमकाता था। अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो वह मेरे कमरे में आकर वो करेगा जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं किसी भी हाल में ये नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे उससे नफरत होने लगी थी। एक दिन जब मैं किचन में गई तो मैंने उन दोनों पति पत्नी की बातें सुन ली। मेरा पति कह रहा था कि रजत अगर कुछ समय और जिंदा रहता तो हम उससे और भी ज्यादा फायदा उठा सकते थे। वह बहुत जल्दी ही मर गया बेचारा। मैं समझ गई थी कि ये लोग जो कुछ भी कह रहे हैं या कर रहे हैं वो सिर्फ जायदाद के लिए कर रहे हैं। वकील भी अक्सर हमारे घर पर आता जाता रहता था। मैंने उससे काफी बार बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरे सास ससुर मुझे उससे बात करने नहीं देते थे। मैं जानना चाहती थी कि रजत ने मेरे नाम पर क्या क्या कर रखा है, जिसकी वजह से इन लोगों को मेरे साथ ये सब कुछ करना पड़ा। आखिर इन लोगों को मुझसे ऐसा क्या चाहिए। अब मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गई थी और जैसे भी हो मैं इस सब से निकलना चाहती थी। एक रात जब मैंने खाना खाया तो खाना खाते ही मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मेरी नौकरानी जो मेरे पास खाना लेकर आई थी, उसने मुझे चुपके से बता दिया कि मेरी सास ने मेरे खाने में कुछ मिलाया था, जिससे मेरी हालत खराब हो गई थी। मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगी। ये लोग इतने जालिम थे कि घर और प्रॉपर्टी के लिए मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने पति से बात करूं, जो कुछ भी मुझसे लेना चाहता है वो ले ले और बदले में मुझे छोड़ दे। यही सोचकर मैं नीचे अपने सास ससुर के कमरे में जाने लगी। मैं उनके कमरे का दरवाजा खटखटाने ही वाली थी कि मुझे अंदर से उनके बात करने की आवाजें आईं। मेरा पति अपनी बीवी से कह रहा था कि आइंदा तुम ये बात अपनी जुबान पर भी मत लाना। अगर किसी को पता चल गया तो फिर अच्छा नहीं होगा, और कामना को तो ये बात बिल्कुल भी नहीं पता चलनी चाहिए। मैं सोचने लगी कि अब ये लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं। ये दोनों हमेशा ही छुप छुप कर बातें करते रहते थे। मुझे इनकी बातों से कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि इन दोनों का राज क्या है। मैं अपने कमरे में चली गई और वहां जाकर सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे इन दोनों का राज पता चल जाए। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं अपने पति को अपना दीवाना बना दूं। अगर वह मेरे काबू में आ गया तो मैं उससे सब कुछ उगलवा लूंगी। एक रात मैं अच्छे से तैयार होकर नीचे अपने पति के कमरे में गई। उसके कमरे में जाकर मैंने कहा, तुम भूल रहे हो कि मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरा भी तुम पर कोई हक बनता है, तो मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। मेरी ये बात सुनकर के तो मेरी सास के चेहरे का रंग ही उड़ गया। मैंने अपने पति का हाथ पकड़ा और फिर उसे बेड से उठाया और कहने लगी कि इस बूढ़ी औरत की जान छोड़ो, अब तुम मेरे साथ रहना। ये सुनकर मेरा पति भी खुश हो गया, क्योंकि वह 70 साल का बूढ़ा था और मैं एक जवान और खूबसूरत लड़की। भला ऐसा मौका कौन छोड़ सकता था। वह खुशी खुशी उठकर मेरे साथ मेरे कमरे में आ गया।
मैं उसे अपने कमरे में लाकर बोली कि तुम अपनी पहली बीवी को इस घर से निकाल दो, तभी मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं उस बुढ़िया को इस घर से निकाल दूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब मैं रोज बन सबर कर उसके सामने जाती और उसका खूब ध्यान रखती और अपने हाथ से उसे खाना भी देती। कुछ ही दिनों में तो वह मेरा दीवाना बन गया था। अब वह मेरी खातिर कुछ भी करने को तैयार था और ये सब देखकर उसकी पहली बीवी का बस नहीं चल रहा था कि वह मुझे घर से ही निकाल दे। लेकिन वह मजबूर थी, वह कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब तो उसका खुद का ही पति मेरा दीवाना हो गया था। अब वह उसकी तरफ देखता भी नहीं था। वह जब भी बाहर से घर में आता तो सीधा मेरे पास ही आ जाता। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि मैं इस शहर में नहीं रहना चाहती। यहाँ पर मुझे रजत की याद बार बार सताती है। इसीलिए हम कहीं और चलकर रहते हैं, जहाँ सिर्फ मैं और आप हूँ और उसके अलावा वहाँ कोई भी ना हो। ये सुनकर वह बहुत खुश हुआ। कहने लगा कि ठीक है, जैसा तुम कहोगी ठीक वैसा ही होगा। ये बात सुनकर उसकी पत्नी जल भुन गई। मैंने ऐसा इसलिए कहा ही था ताकि वह सब कुछ उगल दे और मेरे प्लान के मुताबिक ऐसा ही हुआ। एक दिन वह खूब जोर जोर से अपने पति के ऊपर चीखने लगी और कहने लगी कि तुम अभी कामना को तलाक दे दो। मेरे पति ने कहा कि धीरे से बोलो, कोई सुन लेगा। हम मंजिल के इतने करीब आकर अब पीछे नहीं हट सकते। पर ये सारा प्लान तो तुम्हारा ही था ना, अब तुम मुझे कैसे पीछे हटने को कह सकती हो। उसकी पत्नी ने कहा कि मैं अब कुछ भी सुनना नहीं चाहती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम किसी भी तरह से उस लड़की को तलाक दे दो। अगर तुमने उसे तलाक नहीं दिया तो मैं उसे सारी सच्चाई बता दूंगी, फिर तुम जानते हो कि क्या होगा। मेरे पति ने कहा कि ठीक है, मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन तुम अपनी जुबान बंद रखना। अब उन लोगों का खेला हुआ खेल उन पर ही उल्टा पड़ गया था। वह लोग अपने जाल में खुद ही फंस गए थे। लेकिन मैं इस बात से परेशान भी थी कि उसने अपनी बीवी की धमकी में आकर अगर मुझे छोड़ दिया तो मुझे उन लोगों का राज कभी भी पता नहीं चल सकेगा और मैं हर सूरत में उनका राज जानना चाहती थी। अभी तक मुझे कुछ भी पता नहीं चल सका था। मैंने सोचा था कि अब मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा जिससे मैं ये राज जान सकूं। रात को जब मेरा पति मेरे कमरे में आया तो मैंने उसे जूस में मिलाकर नशीली दवाई दे दी ताकि वह नशे में सब कुछ उगल सके। और फिर ऐसा ही हुआ। कुछ देर बाद वह पूरे तरीके से नशे में था। मैंने उससे कहा कि मैं ये घर और सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। वह अपने होश में नहीं था, इसीलिए उसने मुझे सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया। वह कहने लगा कि रजत मेरे भाई का बेटा था। मेरा भाई बहुत अमीर था, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और मेरे पास कुछ भी नहीं था। मुझे ये देखकर अपने भाई से बहुत जलन होती थी। जब रजत 1 साल का था तो मैंने अपने भाई और भाभी का एक्सीडेंट करवा दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि रजत के माता पिता के बाद उसकी जिम्मेदारी हमें ही मिलेगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। उसके माता पिता के देहांत के बाद हम दोनों उसकी परवरिश के लिए इस घर में आ गए। लेकिन हमारे नाम कुछ भी नहीं था। हम सिर्फ रजत की और उसकी जायदाद की देखभाल ही कर सकते थे। जब तक रजत 18 साल का ना हो जाए, उसके बाद सब कुछ उसके नाम पर हो जाता और अगर इस बीच उसको कुछ हो जाता तो सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाती। अब हमारे पास कोई चारा नहीं था, हमारे कोई औलाद नहीं थी और रजत की दौलत पाने का एक ही रास्ता था, वो था शादी। इसीलिए हम एक लड़की को गोद लेकर आ गए। जब रजत बड़ा हो गया तो उसने सारा कारोबार अपने हाथों में ले लिया और उसने इस बिजनेस को आसमान पर पहुंचा दिया। फिर एक दिन वो कहने लगा कि वह किसी लड़की को पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। तब हमने उसे बताया कि वह हमारा असली बेटा नहीं है, वह मेरे भाई का बेटा है। हमारी खुद की कोई औलाद नहीं हुई थी, इसलिए हमने उसे पाला है। हम अपनी गोद ली हुई बेटी की शादी उसके साथ करवाना चाहते हैं। हमने सोचा था कि अगर उसकी शादी हमारी बेटी के साथ हो जाती है तो उसकी सारी जमीन जायदाद हमारे पास ही रहेगी। लेकिन उसने हमारी बेटी से शादी करने के लिए मना कर दिया। वो कहने लगा, मैंने तो उसे हमेशा अपनी बहन ही समझा है और आप लोगों को अपने माता पिता, इसलिए मैं उससे शादी नहीं कर सकता। वह हमें मनाने की कोशिश करने लगा ताकि हम उसकी शादी तुम्हारे साथ करने पर राजी हो जाएं। हम नहीं मान रहे थे, लेकिन हमने सोचा कहीं वह भाग कर तुमसे शादी ना कर ले, ऐसे तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाता। इसलिए हमने उसकी शादी खुशी खुशी तुमसे करवा दी। लेकिन वह तो शादी होते ही तुम पर अपनी दौलत बरसाने लगा। वह रोज रोज तुम्हें महंगे महंगे गिफ्ट लाकर देता। उसने यह घर भी तुम्हारे नाम कर दिया था। जब भी कोई प्रॉपर्टी लेता तो तुम्हारे नाम पर ही लेता। ये देखकर हमें बहुत गुस्सा आता था, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे हमारे हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा था। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम रजत को जान से मार दें, लेकिन हम उसको ऐसे नहीं मार सकते थे। इसीलिए हमने उसके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाना शुरू कर दिया। जब भी वह रोज खाना खाता तो उसकी तबीयत खराब हो जाती। धीरे धीरे जहर उसके पेट में जा रहा था। इसी वजह से मैं उसे अकेला ही डॉक्टर के पास लेकर जाता था। डॉक्टर की रिपोर्ट्स में सब कुछ साफ साफ आ गया था।
लेकिन मैंने डॉक्टर्स को पैसे देकर वह रिपोर्ट बदलवा दी और रजत को बताया कि उसे ब्लड कैंसर है। ये सुनकर उसने हमसे कहा कि ये बात हम तुम्हें नहीं बताएं, तुम्हें बहुत अफसोस होगा, और हमने ऐसा ही किया। उसके बाद मेरी पत्नी ने धीरे धीरे उसे अपनी बातों में लेना शुरू किया कि तुम्हारे मरने के बाद कामना की शादी अगर किसी और से हुई और उस इंसान ने जायदाद के लालच में कामना को नुकसान पहुंचा दिया तो क्या होगा। इसीलिए मैं उसकी शादी अपने पति से करवा दूंगी, इससे वो हमेशा सुरक्षित रहेगी। पहले तो रजत ने मना कर दिया, फिर मेरी पत्नी ने उसे और भरा। कहा कि अगर कामना की शादी कहीं और होती है तो पता नहीं वह लोग कैसे होंगे, कामना का ख्याल रखेंगे भी या नहीं। अगर तुम उसकी शादी के लिए मान जाते हो तो वह इस घर में रहेगी और हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे। लेकिन रजत मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन फिर मेरी पत्नी ने उसके ऊपर इतना जोर डाला कि वह आखिर में मान ही गया। वह अपने घर और जमीन जायदाद को तुम्हारे नाम कर ही चुका था, अपना बिजनेस भी तुम्हारे नाम पर उसने कर दिया था, ताकि उसके मरने के बाद तुम्हें कोई भी परेशानी ना हो। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। अब हम समझ चुके थे कि वो हमारी कोई बात नहीं मानने वाला है, और इसीलिए उसके बाद हमें वो करना पड़ा जो हम कुछ दिन बाद करने वाले थे। उनकी ये बात सुनकर तो मेरे जैसे रोंगटे ही खड़े हो गए, और मैंने उनको झंझोड़ते हुए कहा कि तो तुमने रजत के साथ क्या किया। उसने फिर नशे में बताया कि हमने उसके खाने में ज्यादा जहर मिला दिया, जिससे वह उसी दिन मर गया, और उसके मरने के बाद मेरी पत्नी ने तुम्हारी शादी मेरे साथ करवा दी, ताकि हम तुमसे सब जमीन जायदाद और बिजनेस छीन सकें। अब हम तुम्हारे खाने में भी जहर मिलाने लगे हैं। तुम्हारे मरने के बाद ये सब कुछ हमारा हो जाएगा, लेकिन मैं अब तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं उस बूढ़ी औरत को इस घर से निकाल दूंगा। मैंने अपने ससुर की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। अगले दिन ही मैंने पुलिस के पास जाकर उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस हमारे घर आई और उन दोनों को गिरफ्तार करके ले गई। अदालत में दोनों की पेशी हुई। मैंने सारे सबूत वहां दिखा दिए। सारे सबूत देखते हुए जज साहब ने उनको उम्र कैद की सजा सुना दी। अब वे दोनों अपनी बाकी बची कुछ जिंदगी जेल में ही गुजारेंगे। मैं रजत के नाम से एक अस्पताल खुलवाया है। इसमें गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में होता था। अब मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि लोगों से मेरा भरोसा ही उठ चुका है। काश उन लोगों ने रजत के साथ ऐसा कुछ नहीं किया होता। रजत तो उनसे अपने सगे माता पिता से भी ज्यादा मोहब्बत करता था। अगर वह एक बार बता देते कि उन्हें जमीन जायदाद चाहिए तो रजत खुशी खुशी उनके नाम पर कर देता। लेकिन उन लोगों ने अपने लालच में आकर मेरे पति को मुझसे छीन लिया। ऐसा करते हुए उनके हाथ पैर भी नहीं कांपे। लोग तो कुछ समय जानवरों के साथ बिता लें तो उनसे भी मोहब्बत हो जाती है, लेकिन रजत तो उनका सगा भतीजा था, उनका खून था, फिर भी उन्हें उस पर तरस नहीं आया। इन लोगों के लिए हमेशा मेरे दिल से बददुआएं ही निकलती हैं, जिन्होंने जवानी में ही मेरे पति को मुझसे छीन